सीरियस होना चाहिए वरना मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। और मैं हमेशा कहा करता था कि अगर कहीं जॉब ना मिली तो तुम दोनों मुझे रख लेना, मेरा ख्याल रख लेना। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो कि अपनी कंपनी मेरे नाम कर दोगे। तुम दोनों को क्या लगता था कि मैं नमन शंकर दीक्षित ऐसे फालतू टाइप के कॉलेज में पढ़ूंगा? ना मेरे दोस्तों, नहीं। मैं तो वहां गया था ताकि मैं तुम दोनों के बीच रहकर तुम्हारी कमजोरियों को जान सकूं, तुम्हारा फायदा उठा सकूं। और ये मौका खुद तुम लोगों ने दे दिया, आरजू और रेहान की एंगेजमेंट करा के। इन दोनों की एंगेजमेंट के बाद आरव खुद को बहुत अकेला समझने लगा और ऐसे में इसके अकेलेपन का फायदा हमने उठाया। और वकील को देखते हुए, अरे अंकल, आपने बताया नहीं कि मिस्टर आरव मित्तल ने अपने सारे शेयर्स मेरे छोटे भाई अजय शर्मा के नाम कर दिए हैं? सब शॉक्ड होकर आरव को देखने लगे। आरव, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अजय, अरे 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 बड़े भाई सच में आपने ऐसा नहीं किया? अरे किया तो हमने था। आपको उस रेहान के खिलाफ हमने इतना भड़काया कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स हथियारे में इतना बिजी हो गए कि आपको ये होश भी नहीं था कि आप कर क्या रहे हो। नमन, और इसका फायदा उठाकर मेरी गर्लफ्रेंड ने आपकी फाइल बदल दी। और हाँ, हम तो भूल ही गए थे, इन सब में तुम्हारे उस बेवकूफ दोस्त की निहायत ही बेवकूफ बहन और तुम्हारे उस कजिन ने भी हमारा बहुत साथ दिया। जहां आरव, रेहान और उनके पिता गुस्से में अपने दांत पीट रहे थे, वहीं दीक्षित फैमिली शातिर तरीके से मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? सब उस तरफ देखने लगे। एक खूबसूरत साड़ी में बड़ी ही नजाकत के साथ सना अंदर आती है। सब सना को देखने लगते हैं। नमन उठकर उसे हक करता है। इनसे मिलिए, सना दीक्षित, मेरी प्यारी बहना। सना, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन से लेकर आज तक की हर हरकत पर हमने नजर रखी और इसीलिए हम दोनों तुमसे दोस्ती करना चाहते थे, ताकि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे हर राज, हर हरकत पे नजर रख सकें। लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा होशियार निकले। तुमने हमें कभी वैल्यू ही नहीं दी और इसीलिए हमने उस बेवकूफ लड़की का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें पता था कि वो तुम्हारे उस घटिया दोस्त की बहन है और निहायत ही बेवकूफ भी। उसने न सिर्फ हमें तुम्हारे करीब आने में हेल्प की, बल्कि तुम लोगों के सीक्रेट्स भी हमारे साथ शेयर किए। अजय, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर गोल्डी इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है और सना भी नहीं है तो आखिर इनकी गर्लफ्रेंड है कौन? यही सोच रहे हैं ना? इसी बात पर दीक्षित फैमिली एक बार फिर हंसने लगी। नमन के पास खड़ी आरुषि, जो कि सुबह से शर्मा हाउस में थी, उन लोगों का ख्याल रख रही थी, उसके माथे पर किस किया और फिर सबकी तरफ देखकर कहा, सरप्राइज सरप्राइज, इनसे मिलिए, मिस आरुषि सहाय, डॉटर ऑफ रघुवेंद्र सहाय। कुछ याद आया मिस्टर मित्तल? दरअसल रघुवेंद्र सहाय शुरू में उन लोगों के लिए ही काम करते थे और उनके मैनेजर थे, लेकिन उनका असली काम तो शंकर दीक्षित को उनकी डिटेल्स बताना था। एक दिन मिस्टर मित्तल ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उन्हें जेल भिजवा दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस सदमे को उनकी मां सह नहीं पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। उस समय आरुषि बहुत छोटी थी। शंकर दीक्षित ने उसे यही बताया कि मिस्टर मित्तल ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। आरुषि, क्या सोच रहे हैं आप लोग? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं गोपाल राव जी के पास कैसे पहुंची और वो सारे ताने, आंसू, ऑल दोस दुनिया की दुखी टाइप्स लड़की थिंग? तो सुनिए, डैड के जेल जाने के बाद शंकर अंकल ने ही मुझे और मॉम को अपने घर में सहारा दिया। और जब हमें पता चला कि रेहान ईशा के साथ मिलकर आरजू के लिए एग्जीबिशन प्लान कर रहा है, तो हम लोगों ने वो सारा ड्रामा किया। वो भी तब जब रेहान इसी इलाके में होता था। और हाँ, गोपाल काका भी हमारे लिए काम करते हैं। शंकर, सिर्फ गोपाल ही क्यों, तुम्हारे ऑफिस के काम करने वाले आधे से ज्यादा लोग मेरे आदमी हैं। वैसे वकील बाबू, आपने बताया नहीं कि अब किसके पास कितने शेयर्स बचे हैं? वकील, जी जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ। तो हिसाब कुछ ऐसा है कि फिलहाल तो नमन बाबा के पास 30% शेयर्स हैं, अजय बाबा के पास 20%, सना दीदी के पास 15%, वो शेयर्स जो पहले रमेश जी के नाम थे, देव की बहन के पास 5% शेयर्स, नेहा दीदी के पास 15% शेयर्स जो कि पहले हरी सर के नाम थे, और आरजू दीदी के पास 20% शेयर्स बचे हैं। सना, क्या सोच रहे हो? आरजू के पास शेयर्स कैसे बच गए? यही ना, असल में वो बस 2 महीने ही ऑफिस थी और उस समय में वो जो भी फाइल साइन करती थी उसे 3-4 बार पढ़ने की बात करती थी और तुम में से कोई ना कोई हर समय उसके साथ रहता था। शंकर, कोई बात नहीं, वैसे भी अब वो अमेरिका में है, यानी अपने मामा ससुर के गढ़ में है, और वो भी बिल्कुल अकेली है, तो हम पेपर साइन करवा ही लेंगे। पर फिलहाल इन सबको यहाँ से बाहर फेंकने का टाइम आ चुका है। आरव, हाउ बोरिंग यार, आप लोगों का हो गया हो या अभी कुछ और बाकी है? उफ, मुझे तो नींद आने लगी यार। रेहान, मैं क्या कहता हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं ना आज फुल मस्ती करने, क्या बोलता है? रेहान,
प्लान तो अच्छा है यार, लेकिन तू जानता है ना पापा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, किसी और दिन ये सारा प्लान करते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ पापा के लिए कॉफी बनाने। मिस्टर मित्तल, अरे बच्चों, हरी के साथ मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो, यहाँ बोर हो जाओगे। रिहान और आरव एक साथ, ताकि आप दोनों यहाँ अपनी पार्टी कर सको। बिल्कुल नहीं। सना, ये लोग पागल तो नहीं हो गए? इनका सब कुछ लुट गया है और ये शंकर, बस बहुत हो गया तुम लोगों का ये सारा मचमच। आधे घंटे का टाइम देता हूँ, बोरिया बिस्तर समेटो और जगह खाली करो, वरना। उनकी बात सुन के चारों हंसने लगते हैं। हरी, माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन बचपन में पढ़ा था कि आधा सच और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। आज देख लिया। मिस्टर दयाल, जरा इन्हें सच तो बताइए। मिस्टर दयाल, सर जी, आपने शेयर्स के बारे में जो भी बताया वो सब सच था, लेकिन सिर्फ 2016 तक, क्योंकि 2016 में इन लोगों ने अपनी शेयर्स और डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दी। आई नो, आप सब सोच रहे होंगे कि इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता। I mean, इनका पुराना वकील तो असल में आपका आदमी ही था ना। तो जी जनाब, ये सब कुछ इनके नए वकील यानी मैंने किया है, इनका नया वकील। और हाँ, जहां तक बात शेयर्स की है, तो 2016 के बाद शेयर्स के हालात कुछ यूं थे कि सुनिए, मिसेस देवकी शर्मा के पास कुल 5%, अजय शर्मा के पास 5%, आरजू शर्मा के पास उनके पुराने 20% प्लस रेहान शर्मा के 30% प्लस हरीश शर्मा के 15%, यानी कुल 65% शेयर्स। जी, यानी एक तरफ वो इस कंपनी की मालकिन है। अब चूंकि वो नाबालिग थी, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर रमेश मित्तल के पास थी, लेकिन जैसे ही वो 18 की हुई, उन्होंने कंपनी संभाल ली। उसी वक्त आरुषि सहाय ने मिस्टर मित्तल, मिस्टर आरव और मिस्टर शर्मा से वो पेपर साइन करवाए, लेकिन उस वक्त वो तीनों इस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय थे और इसके लिए कोई भी शेयर किसी को नहीं मिला। उनकी बात सुनकर दीक्षित फैमिली हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने लगे। रिहान, क्या सोच रहे हैं आप सब? अगर शर्मा फैमिली ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए तो मित्तल फैमिली के शेयर आपको क्यों नहीं मिले? यही ना मिस्टर मित्तल? अरे भाई, अब जब शर्माज ने अपने सारे शेयर्स अपनी बहू को दे दिए हो, तो मित्तल कैसे पीछे रह सकते हैं? तभी तो हमने अपने सारे शेयर्स अपनी बहू के नाम कर दिए। हॉस्टल की लड़ाई। स्कूल लाइफ में सब कुछ नॉर्मल तो होता नहीं। जहाँ एक तरफ खुल की दोस्ती होती है, मस्ती होती है, वहीं लड़ाइयाँ भी जम के होती हैं। और फिर जब आपके साथ आरजू जैसी पंगा क्वीन हो, तो फिर पूछना ही क्या। हर दूसरे दिन आरजू किसी ना किसी से तो पंगा लेती ही थी और खामियाजा भुगतना पड़ता था बेचारे आरव, रेहान और अविनाश को। हालांकि वो ज्यादातर वक्त जीत ही जाते थे। धीरे धीरे पूरा स्कूल 2 टीमों में बट गया था। एक जो आरजू या इन सबको देखते, तो बस या तो खुद ही कहीं बिजी कर लेते अपने आप को और उनसे बचने की कोशिश करते, या फिर उन सबको चुपचाप इग्नोर कर देते। दूसरी टीम जो इनसे भरपूर टक्कर लेती, कभी जीतती तो कभी हारती, लेकिन सामना भरपूर करती। इस टीम में थे अजीत राठौड़, ईशानी राठौड़, सनाया सिंह, सनी गुप्ता, नरगिस आहूजा। इन दोनों टीमों के बीच हर बार किसी न किसी बात को लेकर पंगा हो ही जाता था। एक बार कुछ सीनियर्स ने मिलकर उनको समझाने के लिए कैंटीन में बुलाया, अच्छी खासी लेक्चर पिलाई। आरजू, ग्रुप की सबसे शानदार समझदार बच्ची। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सबसे, इनफैक्ट मैं तो इनसे दोस्ती करने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी इस बात पर सब उसे आंखें फाड़ कर देखने लगे, क्योंकि सबको पता था हर बार लड़ाई यही शुरू करती है। आप इन लोगों को समझा दीजिए कि मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में कभी भी कुछ उल्टा सीधा ना बोला करें। सनाया, हमने कब कहा तुम लोगों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा? आरजू, हे भगवान, कितना झूठ बोलती लड़की, बंदरिया। अजीत, देखो जबान संभाल कर बात करो। असल में जब आरजू ने बंदरिया बोला तो अजीत ने सुन लिया था, या यूं कहें कि आरजू ने जानबूझ के ऐसे बोला कि अजीत सुन ले। आरजू, लो अब तो सच बोलना भी गुनाह हो गया। राम राम, क्या होगा इस देश का। आरजू की नौटंकी देखकर उसकी टीम समझ गई कि आज फिर कोई नया कांड होने वाला है, तो वो लोग चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गए और तमाशा देखने लगे। नरगिस, देख लड़की, आरजू, आरजू नाम है मेरा, और ये किस तरह से बात कर रही थी आप? अगर किसी बाहर वाले ने ऐसे सुन लिया तो क्या कहेगा? आपको नहीं लगता कि पूरे स्कूल का नाम खराब हो सकता है ऐसे? सीनियर, नरगिस, बिहेव योरसेल्फ। सनी, सॉरी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आरजू को घूरते हुए, लेट्स गो गाइस। आरजू धीरे से, फट्टू। अजीत, देख लंगूर, समझा रहे अपनी बहन को, औकात में रहे वरना। आरजू, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? अजीत ने गुस्से में वहां रखा समोसा लेकर उस पर फेंक दिया और आरजू जल्दी से हट गई, जिससे वो समोसा जाके एक सीनियर को लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरजू ने 2-3 और चीजें उठाकर सीनियर पर फेंक दी और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ पता ही नहीं था। ये सब देख के रेहान और आरव अपने में हंसे जा रहे थे। अब तक सीनियर्स को गुस्सा तो आ ही चुका था और उन लोगों ने अजीत और उसके ग्रुप को डांटना शुरू कर दिया। अब अजीत के ग्रुप को भी गुस्सा आ गया और उन लोगों ने बाकी की सारी चीजें भी उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वहां मौजूद बाकी लोग भी यही करने लगे। कुछ समय में पूरा कैंटीन युद्ध का मैदान बन गया और बॉम्ब के गोलों की जगह खाने की चीजों ने ले ली। इधर आरजू एंड टीम कोने में बैठे मजे ले रही थी। इसके लिए अजीत और उसकी टीम को पनिशमेंट भी मिली।
अजीत अपने ग्रुप के साथ बैठा उन लोगों को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए उन्होंने एनुअल फंक्शन को चुना, क्योंकि जो भी टीम इस कंपटीशन को जीतती उसे ट्रॉफी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलती। साथ ही अगर कोई टीम किसी दूसरी टीम को कॉपी करती है तो उसे स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया जाता। इधर रिहान, आरव, आरजू और स्वाति अपने एक्ट की रिहर्सल कर रहे थे। रिहान आरजू के साथ और आरव स्वाति के साथ टीम में था। उसी वक्त नरगिस उधर से गुजर रही थी। उसने देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सबको पता था कि आरजू एक बेहतरीन डांसर है और उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। इसीलिए उसने आरजू को नुकसान पहुंचाने के लिए एक सिक्का निकाला और उसे रोल करके आरजू की तरफ फेंक दिया, जिसमें उलझ के वो गिर पड़ी। चूंकि उस समय डांस का स्टेप करते वक्त उसके हाथ रिहान के कंधे पर थे, तो जैसे ही वो गिरने को हुई उसने सहारे के लिए रिहान की शर्ट जोर से पकड़ ली। रिहान भी अपने स्टेप्स की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और वो आरजू के ऊपर गिर गया और ऐसे गिरते हुए उन दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा गए। रिहान, जो शायद अपनी फीलिंग्स आरजू के लिए समझ चुका था, जल्दी से वहां से हट गया, लेकिन आरजू के लिए ढेर सारे अनकही सवाल और एहसास छोड़ गया। इस हादसे में आरजू को मोच आई और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब शायद आरजू इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाए। इस पे आरजू ने वादा किया कि वो अपना पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई कुछ नहीं बताए। आरव और रिहान के पॉसेसिव बिहेवियर की वजह से सब मान गए। उधर जब अजीत और टीम को आरजू के ठीक होने का पता चला तो वो तिलमिला गए। अब उनके पास बस एक ही तरीका बचा था, किसी तरह उनका प्लान हासिल करना, जिससे वो ये साबित करें कि आरजू की टीम ने उनका प्लान कॉपी किया है और वो स्कूल से निकाल दिए जाते। आरव आरजू की वजह से बहुत परेशान था और इसीलिए वो स्कूल के पीछे वाले गार्डन में जाकर बैठा था। ये उसकी हमेशा की आदत थी। वो जब भी परेशान होता वहीं आके बैठ जाता, क्योंकि ये जगह बहुत कम लोगों वाली थी। वो वहीं उदास सा बैठा था जब ईशानी भी गुस्से में वहीं पे आके बैठ गई। उसे देखकर आरव वहां से जाने लगा। ईशानी ने जोर से कहा, समझते क्या है अपने आप को? उसकी बात सुनकर आरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐसे किसी मुझे अकेला छोड़ के जा सकते हैं? आरव उसके पास गया और उसके कंधे पे अपना हाथ रखा तो वो जोर से लिपट के रोने लगी। आरव को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो बस चुपचाप वहां बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब ईशानी चुप हुई तो उसने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर आरव को देखा तो हड़बड़ाकर अपने आंसू पोंछे और कहा, सॉरी, वो थोड़ी सी। एक बार फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम की याद आ रही थी। नो प्रॉब्लम, वैसे भी यहाँ सब अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो नॉर्मल है। अब तुम ठीक हो? ईशानी ने फिर से अपना सिर हिलाया तो आरव ने कहा कि ये जगह सही नहीं है और ऐसे में उसे वहां अकेले ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वो उसे हॉस्टल छोड़ देगा।